हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यूके ट्रिपल एससी की जो आगामी परीक्षा है उनमें जीएस किस तरीके का आ रहा है उसको लेकर के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके जो वर्तमान प्रारूप है उस पैटर्न पर हमने इसको तैयार किया है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। पहला क्वेश्चन है, जेबी वीटो का प्रयोग देश में पहली बार कब और किसने किया था। जेबी वीटो, राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्तियां होती हैं उसमें आपको पता है एक तो निलंबनकारी वीटो होती है, एक अत्यंतिक वीटो होती है और एक जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार जो भी आपके प्रस्ताव भेजती है उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा साइन करने की कोई समय सीमा तय नहीं, कि मतलब केंद्र सरकार ने मान लो राष्ट्रपति को आज 4 तारीख को अपना एक प्रस्ताव दिया तो इसकी टाइमलाइन नहीं है कि 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 14 दिन के अंदर, कोई टाइमलाइन नहीं है। तो वो राष्ट्रपति उसे कितना भी लटका सकता है, क्योंकि जब तक वो राष्ट्रपति की टेबल पर रहेगा दोबारा से संसद में वो विधेयक लाया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, अपनी जेब में रख करके कितने भी लंबे समय तक घूम सकता है, उसे जेबी वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में पहली बार किया था। आपका जो राजीव गांधी सरकार के समय ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति थे, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जब लाया था तो उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग पहली बार हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के जेबी वीटो से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि इसका प्रयोग वह कैसे कर सकता है। अगर वीटो की शक्तियों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यही है अगर राष्ट्रपति इसका प्रयोग करना चाहे तो। अन्य में तो क्या है कि वो या तो क्या करेगा, वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए या साइन करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति का क्षमादान मतलब यदि भारतीय न्यायपालिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करार देकर के उसे सजा सुना दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है, उम्र कैद दी जाती है या कोई भी सजा सुनाई जाती है, तो उस सजा को कम करना, उस सजा को खत्म कर देना, उस सजा के स्वरूप में परिवर्तन कर देना, यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहलाती है। तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी वह क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के से संबंधित चुनाव के जो विवाद होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाएगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति से पद से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब एडहॉक जज सर्वोच्च न्यायालय में होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में कभी कभी किसी मामले की सुनवाई के लिए एक आपका सर्वोच्च न्यायालय की पीठ बना दी जाती है कि हाँ इसमें 6 न्यायाधीश आपका फैसला सुनाएंगे। अब होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनके पास काम की व्यस्तता इतनी है कि जो 6 न्यायाधीश हैं उसमें से 5 ही उपलब्ध हो पाए, तो एक न्यायाधीश कहाँ से आएगा। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, मतलब जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें मुख्य न्यायाधीश ही प्रमुख है। तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, किसी हाईकोर्ट से आपके जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश को काम चलाने के लिए एडहॉक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर लेता है। उस पीठ का वो छठा सदस्य हो जाएगा, कोरम पूरा हो जाएगा। जैसे ही उस पीठ का काम खत्म होगा वो अपने न्यायालय वापस चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं एडहॉक आपका जज या फिर तदर्थ न्यायाधीश। तो ये तभी आएगा जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तब आएगा ये, अन्य नहीं। ये कभी भी ऐसा नहीं कि कभी भी कर ले या स्थायी नियुक्ति के उपबंध में कर ले या जुगाड़ लगा करके कोई एडहॉक में पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल एक ही परिस्थिति है कि कोरम पूरा करने के लिए न्यायाधीश कम पड़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट से यानी कि उच्च न्यायालय से न्यायाधीश मंगा करके कोरम पूरा कर सकता है। विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक लेन देन का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। यदि हम भारत हैं तो शेष दुनिया के साथ जो भी हमारे क्या हो रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं, हमारा आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, पूंजीगत भी वस्तुगत भी, मतलब चालू खाते में भी हो रहा है, पूंजी खाते में भी हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारी चीजें विश्व को बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं। तो जो उसका हिसाब किताब होता है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ, शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी देश का जो आपका क्या होता है, व्यापार होता है, तो उसका जो लेन देन होता है वो सब भुगतान संतुलन कहलाता है।
वो सब भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन चालू खाते में क्या है, पूंजी खाते में क्या है, इसी के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि हमारे देश की स्थिति ठीक है या खराब है। क्योंकि हम ज्यादा आयात करते हैं तो खराब है, ज्यादा निर्यात करते हैं तो अच्छी है, यानी कि विक्रेता होना। क्योंकि ज्यादा आयात करना हमेशा इस बात को दर्शाता है कि आप आत्मनिर्भर नहीं है और विदेशों पर आप क्या कर रहे हैं, निर्भरता है, जिसके कारण आपकी वैश्विक जो आपके पॉलिटिकल्स होती है, मतलब जो विदेश नीति होती है, वो भी कई बार प्रभावित होती है। आपने देखा होगा हम अमेरिका पर डिपेंड है, वो टैरिफ लगा रहा था तो हमसे कह रहा है कि रूस से तेल मत लो, तो हम पीछे हट रहे हैं। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम अमेरिका पर डिपेंड हैं बहुत सारी पूंजीगत सामान के लिए, इसीलिए वो दबाव बना लेता है। तो हम आत्मनिर्भर होते हैं, अमेरिकी चीज़ों को यूज करने के बजाय हमारे पास अपनी चीज़ें होती तो हम शायद अमेरिका के दबाव में नहीं आते। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार क्योंकि डॉलर में ही होता है या सोने में होता है, तो वो भंडार को हम कई बार क्या करते हैं, विदेशों से माल मंगाने में खर्च हो जाता है। जैसे डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, 92 रुपये का डॉलर हो गया है, तो सीधी सी बात है कि भाई पहले हम रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर से ऑयल खरीदेंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारा रुपया ज़्यादा लगेगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हम खरीदार कम हों और विक्रेता ज़्यादा हों, विदेशों को बेचे जा रहे, तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में होगा। और अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल होगा। और अगर हम आयात निर्यात बराबर कर रहे हैं तो उसे व्यापार संतुलन कहा जाएगा। व्यापार संतुलन में ही ये रिकॉर्ड किया जाता है। अगला, दुनिया के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमारे दुनिया में आपके लैंगिक असमानता है उसको दर्शाने वाला, कि महिला और पुरुष के बीच क्या असमानता। जैसे हमारे जैसे देशों में ज्यादा है, यूरोप के देशों में जेंडर गैप बहुत कम है। तो उसके लिए जो आपका रैंकिंग तैयार की जाती है, रैंकिंग तैयार की जाती है, वो विश्व आर्थिक मंच परिषद द्वारा की जाती है। इसका सी सही आंसर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भारत के जो इस्पात संयंत्र हैं, सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, तो वो किस देश से सहयोग से लगे। शुरुआत में हमारे पास पूंजी का अभाव होता था, तो इनमें अगर हम देखें तो जो राउरकेला उड़ीसा का संयंत्र है वो लगा था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई का स्टील प्लांट है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये आपके भिलाई वाला पूर्व सोवियत संघ से उसके लगा था। दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। बोकारो स्टील प्लांट भी सोवियत संघ। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, 2 4 3 1 इसका सही आंसर होगा। 2 4 3 1, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने चाचा व ससुर गयासुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से क्या विशेषता थी। अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, बिल्कुल सही है, महत्वाकांक्षाएं तो थी ही, मतलब महत्वाकांक्षाएं तो राज्य प्राप्त करने की नहीं, विश्व विजय की भी थी। सिकंदर सानी भी कहलाता था वो। कुशल योद्धा, योद्धा भी कुशल था, क्योंकि भारत में, दक्षिण भारत में जीतने का श्रेय उसी को दिया जाता है। मलिक काफूर जैसे उसके पास सेनापति थे। क्रूर और कठोर प्रवृत्ति, क्रूर और कठोर प्रवृत्ति का था। आपको पता है कि उसने बहुत ही मतलब कठोर कानून बनाए और उन्हें अक्षरतः लागू भी करवाया, जैसे सहनाई मंडी वगैरह की नियुक्ति करना, और जैसे कोई उसका ठगी कर रहा है तो उसका मांस उधेड़ लेना, ये सारे काम वो करता था। तो तीनों ही गुण उसके थे, इसके अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है। रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। अब इसमें संबंध क्या है समझो जरा। रोलेट एक्ट भारत में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को उससे पूछे बगैर ही बंदी बना लिया जाता था, और वो न तो वकील कर सकता था, न दलील कर सकता था, न अपील कर सकता था। इसका मतलब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसका कारण भी बताना नहीं था, और कितने भी समय तक उसे बंदी बनाए रखा जा सकता था। ये रोलेट एक्ट था। अब रोलेट एक्ट का भारतीयों ने विरोध करा, तो इस विरोध प्रदर्शन में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल रेड्डी, जो पंजाब के तो बहुत बड़े नेता होते थे तात्कालिक,
कांग्रेस में, तो उन दोनों को रोलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी, तो पूछ तो सकते नहीं थे अंग्रेजों से कि क्यों बंद करा है, कितने समय रहेंगे। तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जनसभा करी और लाला हंसराज जनता को संबोधित कर रहे थे। तो उसी समय आकर के जनरल डायर ने गोलियां चला दी, जिसके कारण जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो उसका सीधा संबंध रोलेट एक्ट से था। तो इसका ए सही है, इसका ए सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, बिल्कुल सही है। त्रिपुरी संकट, जब त्रिपुरी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस चुने गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी विचारधारा को लेकर के एक दूसरे से अलग हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ करके कांग्रेस छोड़ दी और अपना अलग संगठन बना लिया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, एच एस, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होना चाहिए था, HSRA इसका नाम, एक ही बात है, कि संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्य थे। और 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया गया था, ये गलत है। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का कोई विरोध नहीं हुआ था, बल्कि इसमें यह तय हो गया कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते के तहत आपके क्या करने के लिए, अंग्रेजों से बात करने के लिए जाएंगे। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला कथन ए, उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। उदारवादी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक तो गरम दल था जिसे उग्रवादी बोलते थे, एक नरम दल था जिन्हें उदारवादी बोलते थे। उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो गलत कह रहा है। उदारवादियों ने भी भाग लिया था और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो प्रस्ताव पास किया था वो मिलकर के कांग्रेस ही ने किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो वयोवृद्ध लोग थे सभी थे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्वदेशी के मुद्दे पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों के विचार अलग अलग थे। हाँ, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। स्वदेशी के मुद्दे पर उदारवादियों का ये मानना था कि भाई जो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े हैं या देसी माल खरीद रखा है तो उसे जला करके हम क्या कर लेंगे, अपना ही नुकसान कराएंगे, हमें आगे से नहीं खरीदना चाहिए था, और जो पहले से हमारी चीजें हैं वो नहीं। जबकि उग्रवादियों का ये मानना था कि जलाओ, इन्हें दिखाओ कि हम बहुत उग्र हैं, और दूसरी चीज ये है कि उग्रता से ही इनका सामना करो, समझ गया ना, अगर ये नहीं मान रहे हैं तो छीना झपटी करो, इस तरीके की उनकी अवधारणा थी। तो आर सही है। तो इसमें ए तो सही नहीं है, आर सही है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, सॉरी ए असत्य है, आर सत्य है होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। पहला वाला सत्य नहीं है, दूसरा वाला सत्य है। अगर आप लोग यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएशन लेवल का जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है पटवारी ग्राम विकास अधिकारी वाली, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा ये पेपर ले सकते हो। हालांकि इसमें समय तो हो गया है मई में, लेकिन ये पेपर री एग्जाम हो रहा है, तो हमने इसे नए पैटर्न पर ही बनाया है। 100 नंबर के पैटर्न पर आधारित कुल 20 क्वेश्चन पेपर इसमें है। तो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप में जाकर के, इसी नाम से ये टेस्ट सीरीज है, वहाँ यही पोस्टर लगा होगा, इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी इनको लेकर के कोई दिक्कत है तो इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। अगला, हाल ही में देश के पहले भारत रत्न, भारत के पहले भारत रत्न, भारत के भारत रत्न होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? BR अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है नवी मुंबई में। ये करंट अफेयर्स का है, इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। ग्रीष्म संक्रांति का मतलब होता है कर्क संक्रांति, ये सूर्य कर्क रेखा पर होता है, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें ये जो कर्क रेखा है इस पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होगा और सबसे गर्मी भी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो ये भी सही है। तो ए भी सही है और एक भी सही है, तीन भी सही है। मकर रेखा पर होगा तो मकर संक्रांति होगी। तो एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। बूटिंग में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे प्राथमिक मेमोरी से द्वितीयक मेमोरी में डालता है। बूटिंग का मतलब होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करके उसे क्या करता है, सॉफ्टवेयर को पहचानता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे प्राथमिक मेमोरी से द्वितीय मेमोरी में डालता है, तो उसे बूटिंग कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बंद कंप्यूटर को ऑन करने पर बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म। बंद कंप्यूटर को ऑन करने पर होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। पहले से पावर सप्लाई ऑफ थी, अब ऑन किया, जैसे ही पावर सप्लाई दी उसके बाद बूटिंग हो रही है तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। पहले से ही चालू कंप्यूटर में बिना पावर सप्लाई बंद करे पुनः बूटिंग करना वार्म बूटिंग। अब पहले से कंप्यूटर ऑन था, बीच में आपको बूटिंग करनी है तो कंप्यूटर सप्लाई बंद नहीं करी और दोबारा से बूटिंग पर डाल दिया तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो ये तीन के तीन सही है, एक दो और तीन सभी सही है। अगला, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है? ये आपके जो एनसीपी में हाल ही में क्या हुआ, महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में। अजीत पवार जिनकी विमान दुर्घटना में डेथ हो गई तो उनकी पत्नी को बना दिया गया है। अगला, मिस वर्ल्ड का खिताब 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मिस वर्ल्ड जो 2025 का खिताब था, इस पुरस्कार में भारत से नंदिनी गुप्ता ने प्रतिभाग किया जिन्हें 40वां स्थान। भारत इस बार अच्छा नहीं कर पाया, नंदिनी गुप्ता भारत की पार्टिसिपेंट थी और वो 40वें स्थान पर रही। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली सुचाता च्वांगश्री थाईलैंड देश की नागरिक है, थाईलैंड के पास गया है इस साल और सुचाता च्वांगश्री बरी हैं इस बार की 2025 की मिस वर्ल्ड जो 26 तक रहेंगी। इस प्रतियोगिता का ये 72वां संस्करण था, ये भी सही है। तो इसमें तीन के तीन सही होंगे, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कंप्यूटर की जो आपके हार्डवेयर है उसके आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों का विभाजन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे, यह है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया जो बहुत तेजी से छोटे से क्षेत्र में एक छोटी सी चिप में लाखों प्रोसेसर लगा करके कंप्यूटर की गति को तीव्र कर सकता था। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी और तीसरी पीढ़ी आईसी चिप पर थी। तो एक का एक, दो का चार, तीन का दो, चार का तीन, एक चार दो तीन, इसका सही आंसर होगा एक चार दो तीन, एक चार दो और तीन। तो एक चार दो और तीन, तो इसका 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को डॉट पर स्क्वायर इंच में नापा जाता है। डॉट पर इंच बिल्कुल सही है, प्रिंटर को इसी में मापा जाता है, डॉट पर इंच, जिसे पिक्सल बोलते हैं हम लोग, उसी में हम उसकी क्वालिटी मापते हैं। डेबिट कार्ड में अंकित अंकों की संख्या 14 होती है। डेबिट कार्ड में जो हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं एटीएम वगैरह में या जहां पर भी स्वाइपिंग होती है वहां पर हम इसको यूज करते हैं, तो उस डेबिट कार्ड में अंकों की संख्या 14। डेबिट कार्ड के अंकों की संख्या 14 नहीं होती है बल्कि 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड में। आपसे कभी भी कोई पेमेंट वगैरह कराते हैं तो पूछते हैं कि डेबिट कार्ड में जो पीछे 16 डिजिट अंक हैं उनको बता दीजिए। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं, ये भी सही है। तो इसमें एक और तीन तो सही है, दो गलत है, केवल एक और तीन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर में संपर्क भाषा का काम करती थी। प्राकृत भाषा थी एक बार एक समय में भारत में। प्राचीन काल में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई, ये भी सही है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये गलत है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो अरमाइक में भी हैं, खरोष्टी में भी हैं और प्राकृत में भी हैं। तो तीन अलग अलग आपके भाषाओं में लिखे गए हैं, तो ये आपका सी गलत हो गया। हमारे देश का नाम इंडिया, अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से आया, बिल्कुल सही है, ये भी सही। तो इसका सी सही आंसर होगा, जो असत्य है, असत्य। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कथन होगा। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ।
रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारिक कंपनी थी और फिर भारत का राज भी उसके पास आ गया, तो वो अपने ही तौर तरीकों से चलती थी। 1973 में आपको पता होगा कि 1972 में हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि ये बर्बाद होने वाली थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने ब्रिटेन की सरकार को लिखा कि कंपनी को चलाने के लिए 10 लाख पाउंड उधारी की जरूरत है। ब्रिटेन की संसद ने कहा 1765 में इनको बंगाल मिल गया था, दीवानी के अधिकार मिल गए, उतना टैक्स आ रहा है, उसके बावजूद भी ये बर्बाद कैसे हो सकती है। तो इसमें भयंकर क्या है, अनियमितताएं हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ही संचालक खुद है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो संसद से इसके लिए कानून बनाने शुरू हो गए, उसी को हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ये भारत के आधुनिक संवैधानिक विकास का पहला कदम था, यहीं से भारत में कानूनी प्रक्रिया बननी शुरू हुई। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ये गलत था। इसके कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों को 20 साल तक बढ़ाया गया, ये भी गलत है। इसके गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से संधि करने का अधिकार था, ये भी गलत है। केवल ए सही होगा इसमें, केवल ए। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा। देखो साधारण सी पहचान होती है प्राथमिक। देखो तृतीय क्षेत्र में तो सेवाएं आएंगी, जैसे शिक्षा है, सेवा है, डॉक्टर की चिकित्सा है, सेवा है, टेलीफोन है, सेवा है, ट्रांसपोर्ट है, सेवा है, सर्विस है, जिसमें हम मूल्य नहीं, मतलब किसी वस्तु के बदले में मूल्य नहीं चुकाते, बल्कि जीवन को सरल बनाने के लिए मूल्य चुकाते हैं, वो तो सर्विस सेक्टर हो गया। LIC हो, बैंक हो, जो भी हो, वो सर्विस सेक्टर ही है, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र वो है, इसमें कई बार आता है ये, लेकिन वहां कंफ्यूजन, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब वो चीज जो प्रकृति से सीधे मिल रही है, वो सब प्राथमिक में होंगी। जैसे कृषि उत्पाद है, प्रकृति से मिलेगा सीधा। जैसे कोई खनिज है तो प्रकृति से मिलेगा सीधा। मछली है, कहां से मिलेगी, प्रकृति से। पशु है, कहां से मिलेगा, प्रकृति से। वन है, कहां से मिलेंगे, प्रकृति से। तो जो प्रकृति से सीधे हमें मिल जाता है रॉ मेटेरियल के रूप में, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। और अगर उस प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को हम क्या कर दें, उद्योग में विनिर्मित कर दें, तो वो द्वितीय क्षेत्र की हो जाएगी। जैसे हमें गेहूं प्राथमिक क्षेत्र से मिला, तो अनाज क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट। लेकिन गेहूं से ब्रेड बना दें तो ब्रेड प्राथमिक में नहीं होगा, बिस्किट प्राथमिक में नहीं होंगे, वो द्वितीयक में होंगे। अब हमारी कपास उत्पादित हुई तो उसे प्राथमिक में रखेंगे, लेकिन फैक्ट्री में ले जा करके उससे सूत बना दें, कपड़ा बना दें, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो ये मुख्य पहचान है कि जो प्रकृति से डायरेक्ट मिलेगा वो क्या होगा, प्राथमिक। तो मछली पालन किस में आएगा, प्राथमिक। शिक्षा किस में आएगा, तृतीयक में, क्योंकि शिक्षा क्या है, सर्विस है। वानिकी किस में आएगा, प्राथमिक में, क्योंकि वन प्रकृति से सीधे जुड़े। खनन यानी कि खनिज किससे आते हैं, प्रकृति से। व्यापार किस में आएगा, व्यापारिक प्रक्रियाएं दोनों ही सेक्टर में आ जाती हैं। व्यापार अगर क्या हो, वस्तुओं का व्यापार हो तो वो द्वितीय क्षेत्र, और सेवाओं का व्यापार हो तो तृतीय क्षेत्र। तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 2 ही क्षेत्र हैं वैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के भारत में। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये अंडमान निकोबार है, और ये वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। पूर्वी ढलान में नहीं, पूर्वी ढलान में तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो इसमें पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल गलत है, पश्चिमी ढाल में होना चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली में उष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी गलत हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, यहाँ पर उत्तर पूर्व में जो भी पहाड़ियां खासी गारो जानते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं, तो 3 सही है। तो इसमें केवल 3 होगा। अगर ये लिखा होता पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, तो इसमें भी सदाबहारित वन है, ठीक है, तो ये भी सही होता, लेकिन अब केवल 3 सही होगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको कैसे समझ में आए और क्या आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 9761038444, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए मेरे से। लाइव क्लास भी हमारी शुरू हो रखी है, पुलिस के संबंधित, आपके कनिष्ठ सहायक या उत्तराखंड के अन्य जो एग्जाम है उससे संबंधित पढ़ाई करनी है। लाइव क्लास में बिल्कुल आपके डेप्थ में क्लास नोट्स बनाते हुए, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।